विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रचार विभाग का चल रहा है। हमारे इस पूरे सत्र का सबसे गंभीर, सबसे वजनदार मंच है आज का। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख माननीय सुनील अंबेकर जी भाई साहब हैं। जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला जी भाई साहब हैं। संजय द्विवेदी जी भाई साहब भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक हैं। सौरभ मिश्रा जी भाई साहब हैं। नरेंद्र सिंह जी भाई साहब हैं जो अपने क्षेत्र के संघ के प्रचार प्रमुख हैं। स्वागत दो लोगों का होना है। माननीय सुनील जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए मैं जितेंद्र पांडे जी आप आइए, स्वागत कीजिए। आशुतोष जी का स्वागत करने के लिए श्रीमान रमाकांत बरनवाल जी भाई साहब आए। प्रथम सत्र में माननीय संजय द्विवेदी जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सब लोगों को बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन था। अब आज हमारे दो महत्वपूर्ण लोग बंधुओं के मार्गदर्शन होने हैं। पहले मैं आशुतोष जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और अपने मार्गदर्शन से हम सभी को अभिसिंचित करें। सबको नमस्कार। जैसा कि भास्कर जी ने कहा कि बहुत वज़नदार मंच है, तो अब हम हट गए हैं तो अब ज़्यादा वज़नदार दिख रहा है। आदरणीय सुनील अंबेकर जी हैं और जिनके साथ मेरा संपर्क बात नहीं हो पाती है, लेकिन भाव जो है बिल्कुल वो है वैसा ही भाई वाला, वो संजय द्विवेदी जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और यहाँ सौरभ जी बैठे हैं, सौरभ मिश्रा जी, और आप सब सामने जो लोग हैं। तो मुझे शायद इस पर कहना है कि आप लोगों का जो काम है वो कैसे, उस पर अपनी राय कैसे वो आगे। मैं एक छोटी सी एक कहानी, एक बात, एक घटना बताता हूँ। मैं उस समय वन विभाग देखता था, जागरण से ही देखता था, और एक अधिकारी हुआ करते थे वन विभाग में, डॉक्टर राम लखन सिंह। तो मैं उनके पास जाता, या एक बार गया मैंने कहा कि आपके यहाँ उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड। तो हमने उनसे कहा कि मुझे पता चला है कि पिथौरागढ़ में 4 तेंदुए मारे गए हैं। तो वो अपना कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने 1 मिनट अपना वो समय लिया, फिर उन्होंने एक डायरी निकाली और उन्होंने ऐसे पलटा, ऐसे देखा। डायरी की जो उपयोगिता और महत्व है, और मैंने कहूँ मैं कि डायरी लेखन और डायरी संभालना, ये मैंने उनसे ही सीखा। आप जीवन भर लोगों से सीखते चलते हैं। तो बहरहाल हमने देखा कि वो डायरी निकाली उन्होंने कहा कितने बताया आपने? तो हमने कहा 4 बताया है डॉक्टर साहब पिथौरागढ़ में। तो उन्होंने कहा 4, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतने 2, 1, 3, 8 तेंदुए मरे हैं। तो हमने, अब देखिए मैं पत्रकार हूँ, मैं 4 तेंदुए कह सोच करके गया हूँ और आज तो बड़ी खबर लिखी जाएगी, 4 तेंदुए। तो उन्होंने कहा कि 8 तेंदुए हैं। तो हमने कहा अच्छा। उन्होंने और बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आशुतोष जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो तेंदुए मारे जा रहे हैं, ये क्यों मारे जा रहे हैं? तो हमने कहा वो जब उन पर हमला करते हैं। तो उन्होंने कहा जिन पर हमला करते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि तेंदुए की जगह पर उन्होंने अतिक्रमण किया है?
तेंदुआ अपना घर उसका वहीं है जहाँ वो था, वो वहीं आता है, वहीं ढूंढता है। मनुष्य अतिक्रमणकारी है, और मनुष्य अतिक्रमण करने के बाद पशुओं को और जंगल में रहने वाले जो वन्यवासी हैं उनको पीछे कर देता है। तो तेंदुआ नहीं। और आपको नहीं लगता कि जो ये मैन वर्सेस एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप इसको इस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा घातक होगा? मैंने उनकी बात सुनी, सोची, समझी, मैं लौट कर आया। मैंने एक बार अपने एडिटर से भी बात की, उनको भी बताया। फिर हम अपना सोचते रहे, और मैंने उस दिन हमने कहा चाहिए खबर आज नहीं करेंगे। फिर हमने उस खबर को जब किया तो मैंने उसमें इस बात को लिखते हुए किया, और वो मुझको पिथौरागढ़ में जहाँ वो खबर छपी हमारी, वहाँ पर भी लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वो जो संघर्ष था वो तो था ही, और मनुष्य वहाँ पर ज़्यादा कर रहा था, तेंदुओं की गलती उतनी नहीं थी। लेकिन उन्होंने तेंदुओं को पकड़ा, उसमें रखा, फिर जला के मार दिया, तमाम तरह की उन्होंने चीज़ें की थी। कहने का आशय ये है कि सूचना को बताने में नुकसान नहीं होता है, सूचना छिपाने से विकृत होती है। बताइए और सामने वाले को विश्वास में लीजिए। आपका बताना उसको यह कहेगा। जितने पत्रकार आते हैं, जो भी मुख्यधारा के पत्रकार हैं, मैं यहाँ ये बात इसलिए कहूँगा थोड़ा सा खेद और क्षमा याचना के साथ कि अब जर्नलिज्म में 250 रुपये का एक ठो माइक ले करके और फिर सब लोग पत्रकार हो जा रहे हैं, और तमाम ऐसे लिख करके लेखक हो जा रहे हैं। कोई भी लेखन, कोई भी पत्रकारिता वो हो ही नहीं सकती जिसकी जवाबदेही ना हो। जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो लेखन ही नहीं है, जिसकी जवाबदेही नहीं है वो लेखन ही नहीं है। लेकिन है तो बहरहाल, लेकिन जो ये मुख्यधारा के जो ये पत्रकार हैं, ये हमेशा इस बात को समझते हैं कि आप उनसे अगर कोई चीज़ बताएंगे तो उनकी समझ में आएगा, लेकिन छिपाइए नहीं। कई बार मैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कवरेज अखबारों में होती है, टीवी पर होती है, अब मैं उसको देखता हूँ तो मेरी कभी आपके यहाँ जो लोक पदाधिकारी हैं उनसे बात होती है तो हम भी हंसते हैं, वो भी हंसते हैं कि आज की बैठक में तय हो गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमने कहा कि यार, संघ की बैठक में उप मुख्यमंत्री तो तय नहीं हो रहा है। ये अगर कोई ऐसी बैठक हो उनसे बताओ। तो हमारे जैसे आप नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, अम्बेकर जी बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों से जब तो हंस देते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ अपने पत्रकारों की कार्यशाला में कि वो हमारे अल्प ज्ञान पर हंसते हैं, वो हमारी रिपोर्टिंग पर हंसते हैं, वो हमारे तौर तरीक़ों पर हंसते हैं। तो ये अवसर हम क्यों देते हैं? तो वो हमसे कहते हैं कि फिर हम लिखें क्या? अगर संघ की एक बैठक हो रही है 3 दिन की, अगर मान लीजिए अभी अम्बेकर जी यहाँ आए और आज ये कार्यक्रम नहीं है, हमसे आज का ही हमसे हमारे साथियों ने पूछा कि इसका कवरेज कराना है, तो मैंने ही कहा, मैंने कहा यार हम कह नहीं सकते क्या है, क्योंकि हमसे ये कहा ही नहीं गया। हमको तो आने को कहा गया, कवरेज वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर अभी आपकी जगह कोई और संस्था होती तो हम कहते भाई कराओ। तो छिपाइए नहीं, बताइए। मैं जो बड़े पदाधिकारी संघ के मिलते हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक अपना एक सुझाव कहता हूं कि आपका जब सत्र एक दिन हो जाता है, और ये शायद अब कुछ हो भी रहा है, शुरू भी है, तो एक दिन लोगों को बैठ के ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, आपके बारे में अच्छा छपे, आप इसकी चिंता चाहे मत करें, पर इसकी चिंता ज़रूर करें कि आपके बारे में गलत ना छपे, आपके बारे में भ्रामक ना छपे। ये चिंता तो आपको ही करनी होगी ना। फिर क्योंकि बाहर क्या है, जो इस कमरे के बाहर का जो संघ से बाहर का जो एक समाज है, वो संघ को अब भी बहुत बड़ा एक समाज है जो संघ को भी एक राजनीतिक संगठन समझ लेता है। उनको ये पता नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो वनवासी कल्याण परिषद आपकी है, जो आपके वनवासियों के बीच किए गए काम हैं, जो केरल में आपके किए गए काम हैं, जैसे विद्यार्थी परिषद के लड़के मारे जाते हैं, जैसे संघ के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, ये तो अपने में एक ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ से ले जा कर के उत्तर भारत के लोगों को वहाँ ले जा कर के दिखाना चाहिए। एक स्टडी टूर प्लान करना चाहिए, बताना चाहिए। हमको जो थोड़ी बहुत चीज़ें निकल के आती हैं वैसे मालूम चलता है, अद्भुत काम हो रहा है। और वनवासियों का तो बहुत ही लाजवाब काम है वनवासियों के क्षेत्र में। पर लोग ये समझते हैं, और चूंकि भाजपा सत्ता में है तो अब ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो ये बताने लगे हैं कि वो तो 3 पीढ़ियों से संघ में हैं, वो ये बताने लगे हैं कि वो 2 पीढ़ियों से संघ में हैं।
और हाँ, फिर वो बाल स्वयं सेवक हैं। अब ये भी एक पक्ष है कि फिर ऐसे ही लोग लाभान्वित भी हैं, लाभ भी ले रहे हैं और आगे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे इसी सरकार में 9 मंत्री बाहर के हैं, कैबिनेट में बाहर के हैं, आपके उसमें से नहीं है। खैर, ये ऐसी स्थिति में आप अपने बारे में अच्छा बताएं, तार्किक बताएं। पृथ्वीराज चौहान आई, पिट गई, क्यों? अलग अलग कारण है, पात्र का चयन, फलाने का चयन, लेकिन जो तथ्यात्मक गलतियां हैं, जहां आपकी भूमिका आती है समझने की, सीखने की, अपनी बात बताने की। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो अब संघर्ष चल रहा है 2, 4, 5 साल से, किताबों में वो संघर्ष सन 47 से है, जब से कम्युनिस्टों ने उस पर कब्जा किया है। और जो सोशल मीडिया पर है वो पाठ्य पुस्तकों से ही जाता है। कोई सोशल मीडिया थोड़ी अचानक ले आती है। कोई सोशल मीडिया में रहने वाले ऐसा थोड़ी है कि वो टापू में रहते हैं ना, वो तो वही पढ़ के आ रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताबें, कर्नाटक बोर्ड की किताबें, ICSE की किताबें, और वो वही पढ़ के आ रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों में कोई परिवर्तन नहीं है तो वो वहीं से लेके आते हैं। जो तथ्यात्मक गलती है, चंद वरदाई ने लिखा और चंद्रप्रकाश जी ने पता नहीं कैसे उसको लिया। पृथ्वीराज चौहान का देहांत होता है 1192 में, मोहम्मद गोरी मरता है 1207 में। लेकिन हम चंद वरदाई के कथन पर, एक दरबारी कवि है जो अपने नायक का प्रशस्तिगान करेगा ही करेगा। इसको आप आलाउदल की कहानी पढ़िए, आचार्य चतुर्सेन का पढ़िए, ये पढ़ने में रोमांच पैदा करता है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब आप तथ्यों पर जाते हैं, फिर आपको जब चैलेंज करना होगा, जब आपको लड़ना होगा, आपको तर्क लाने होंगे। और मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं देखता हूँ गौर से, लेकिन जब वो जो दूसरा पक्ष है, वो जिन जानकारी और जिस अध्ययन से लैस है, वो इधर के लोग नहीं हैं। आपके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, तार्किक नहीं है। उसको तार्किक करना है, अध्ययन करना है। और वो मुझे बताया गया कि आप में से बहुत सारे लोग प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं। ये आपका दायित्व है, ये आपको अपने बच्चों को बताना है। उनको ये बताना है कि तुम जो ट्विटर पे लिखते हो, तुम फेसबुक पर लिखते हो, तो ये जय 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 कर देने से जय जयकार नहीं होगी। वो आपको तर्क बताना होगा, उसके पीछे जाना होगा, तब आपकी बात सुनी जाएगी, तब आपकी बात समझी जाएगी। जैसे एक बात अभी सौरभ जी ने मुझसे कही कि आपके यहाँ आप लोगों की एक दिक्कत आती है कि आपके कार्यक्रम बाहर अखबारों में ठीक प्रकार से नहीं छपते। थोड़ा सा ये विषय का दूसरा एक पक्ष है। देखिए, उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके यहाँ इसको गौर करिएगा कि एक कार्यक्रम हो गया और आपके यहाँ जो प्रेस नोट बना, उसमें जानकारियाँ किस रूप में दी गई हैं? क्या वो विस्तार से दी गई हैं? क्या वो यूं ही दी गई हैं? आपका जो प्रेस नोट बनाने वाला है, उसका लेखन कैसा है? उसने बात विस्तार से बताई है कि नहीं, या एक बात है। दूसरी बात, आपके यहाँ जो कवरेज के लिए आया है, क्या उसको बैठ के आपने एक समय दिया है? क्या आपने उसको बताया है? क्या, देखिए, बहुत सारे जो स्कूल होते हैं, जो आपके विद्यालय जैसे हैं, जो बहुत सारे स्कूल हैं, पत्रकारों के पास जो मुख्य धारा के पत्रकार हैं, उनको दिन में बहुत जगह जाना होता है। आप उनकी तरफ से एक बार खड़े होकर के सोचिए, उनको बहुत सारे कार्यक्रम कवर करने होते हैं। वो एक ही कार्यक्रम में 3 घंटे 4 घंटे नहीं बैठ सकते। जैसे इस कार्यक्रम का कवरेज मान लीजिए करना होता, तो वो क्या करते? वो इस समय आते थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर अगर आते तो सवेरे आ जाते। लेकिन दिन भर यहाँ क्या हुआ और पूरे सत्र में यहाँ पर क्या हुआ 3 घंटे 4 घंटे में, इसके बारे में अगर वो नहीं बैठे हैं तो डिटेलिंग कौन करेगा? वो समय आपको निकालना पड़ेगा। आपके यहाँ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अखबार पढ़ता हो, टीवी देखता हो, जिसका शब्द ज्ञान अच्छा हो, जिसकी भाषा अच्छी हो, जो मिलनसार हो। वह पत्रकारों के बीच में अपनी जब पैठ बनाएगा, जब बात करेगा, जब उनका संपर्क, केवल संपर्क ऐसा मत रखिए कि केवल कार्यक्रम के लिए आपकी बात हो। मैं यहाँ उन स्कूलों के नाम नहीं लूँगा,
लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं, जब उनका प्रेस नोट बन करके आता है, ज़्यादा क्यों छपता है? इसलिए नहीं छपता कि किन्हीं और कारणों से, वो ऐसा बना आता है कि उसमें पत्रकारों को कुछ करना ही नहीं होता, उसमें विज्ञप्ति लिखता है, बनाता है और भेज देता है। तो ये चिंता आपको करनी होगी। आपको उसका यानी जो हमारा सबसे पहले तो ये बात शुरू होती है आपके जो एक निमंत्रण गया है उससे। दूसरी बात जो आती है, आप अपनी बात को, वो मान लीजिए आपके यहाँ आया तो ठीक है, और नहीं आया तो इन सारी जानकारियों को एक जगह परोस के कौन बताएगा? आप बताएंगे। तो उसके साथ जो आपका संपर्क है, अभी जो मेरा अनुभव है, संघ के जितने विद्यालय हैं उनमें संघ के जितने विद्यालय हैं उनमें लोग प्रेस से मिलने में एक साधारण सी एक दूरी रखते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि ऐसा आप क्यों करते हैं। आप दूसरे विद्यालय, और ये केवल आपके ही साथ नहीं है, मैं दूसरा पक्ष बताता हूँ, मिशनरी विद्यालय वो भी प्रेस के साथ संपर्क नहीं रखते हैं। ये जो हमारे यहाँ पैदा हुए हैं विद्यालय, जो मिशनरी की नकल करते हैं, ये अपने यहाँ PRO रखते हैं, बाकी सब रखते हैं, लेकिन ना आप रखते हैं ना मिशनरीज रखते हैं। उनके यहाँ भी ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपके स्कूल का बच्चा अगर किसी उसमें, जैसे मैं भी कहाँ का, कानपुर का एक उदाहरण था दीनदयाल विद्यालय का, अब उनके बच्चों ने स्कूल में भी बोर्ड परीक्षा हुई, अच्छा किया, उनकी फ़ोटो और खबर नहीं छपी, तो हमसे किसी ने कानपुर से हमको ये व्हाट्सएप किया, तो मैंने पलट के भाई अपने यहाँ बढ़ा दिया उसको। हमने कहा कि यार इनका परसेंटेज तो आया है इतना, 92-93% छपा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने कल रात को बहुत कोशिश की थी, कोई बताने वाला नहीं था। ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया या दिल्ली बोर्ड के रिज़ल्ट्स आए और हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे होते हैं, और उनमें से एक दिन के अखबार में कितना, आपने फ़ोटो देखी होंगी, कितनी छपती हैं। उसमें एक मानक रखना होता है कि भाई 95% से ऊपर के ही हम छापेंगे, क्योंकि पैसे तो फिर बहुत सारे, कोई एक बेंचमार्क आपको रखना होगा। अब उसमें भी 95% में तो फिर बहुत सारे बच्चे होंगे, पर सबके पास जाया नहीं जा सकता। तो पेरेंट्स अप्रोच करते हैं, बहुत जगह स्कूल अप्रोच करता है, लेकिन जो आपके विद्यालय, दीनदयाल विद्यालय ने कोई अप्रोच नहीं किया। वहाँ पर दूसरा जो एक विद्यालय उनका है विवेकानंद रामकृष्ण वाला, उन्होंने भी अप्रोच नहीं किया, नहीं छपा। बाद में उन्होंने कहा कि साहब सबके छपे, आप क्या नहीं छपे, शिकायत भी हमसे की। पर घटना के पहले जो संपर्क करने का प्रयास है वो आप लोग कितना करते हैं, आपके यहाँ का जो कवरेज है वो इस बात पर निर्भर करेगा। सौरभ जी हमसे कह रहे थे कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि उनके यहाँ विज्ञप्ति जाती है या कार्यक्रम जाता है, कवरेज जाता है, और एक लाइन में कहीं वो लिख कर चला आता है। ये कैसे बढ़ेगा, ये आप अपने यहाँ बताएंगे, जो मैंने अभी तरीका बताया। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, ये बहुत कठिन समय है, और ये केवल आपके विद्यालय तक समय इसका सीमित नहीं है, और इसकी जो कठिन समय है ये आपके विद्यालय पे ही समाप्त नहीं हो जाता है। ये सभ्यताओं के संघर्ष का समय है, बहुत कठिन समय है, बहुत तरह से कठिन समय है। अपने आप को नए तरीक़ों से लैस रखिए, अपने आप को नई बातों से लैस रखिए। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है गंगा जी पर कि गंगा गंदी है, तो ये मान के मत चलिए कि उसको गंगा को गंदी कहने का अधिकार नहीं है अधिकार। मेरा संघ के, मेरे परिवार में भी जो लोग थे, मैं जिनके साथ मेरे संपर्क में आया, मैंने उनको हमेशा बहुत तार्किक, बहुत उदार और बहुत दूसरे के विचारों को समझने वाला समझा। आप अपने व्यवहार में वैसे होंगे, लेकिन आपको उन लोगों को तैयार करना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सबके जिम्मे 150 लोगों को तैयार करने का जिम्मा है। क्यों? क्योंकि हम, फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत कठिन समय में हैं। वो लोग हैं जो ये ट्विटर पे और जो फेसबुक पर लड़ाई लड़ेंगे, वो लोग हैं जो अपनी बात कहेंगे। कहनी आपको लेकिन तर्क से होगी। अभी जैसे शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात है, NEP पर तमाम सारे सेमिनार्स हो रहे हैं। आपने अपने यहाँ NEP पर कितने सेमिनार्स कराए हैं? और अगर आपने कराए हैं तो उसके जो उज्जवल पक्ष हैं उनके ऊपर कितनी चर्चा कराई है? मैं जैसे पूछता हूँ, दिल्ली में जो NEP के लोग हैं उनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं हमने बहुत चेंज कराया है, हमारे पास NEP है, हम उसको पढ़ते भी हैं जितना। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी विचारधारा के विद्यालय हैं,
जो आपकी विचारधारा के संस्थान हैं वो एनईपी के ऊपर, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर कितनी संगोष्ठियाँ कर रहे हैं जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को वहाँ बुला करके बात करते हो। तो उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, काम धीरे धीरे हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, मुझे बुलाने का आशय कि मेरे अखबार से किसी को नहीं बुलाया। हमसे कभी कहा होता कानपुर में किसी ने, प्रयाग ने, कि मैं आज इस कार्यक्रम में गया हूँ, बात होती रहती है, पर नहीं, यह आपको करना है और इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपके पास एनईपी है, आपको लगता है कि इसमें भारतीय साहित्य पर, भारतीय संगीत पर बात हुई है, तो उसको आपसे पूछना क्या है? आप उसके लिए एक पॉइंट निकालिए, अपने यहाँ सेमिनार करिए, सबको बुलाइए, सब लोग जान जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ बार बार ये पढ़ाया जाता है कि राजपूत बहुत आपस में लड़ने वाली, जो एक कहना चाहिए जाति थी, जो आपस में लड़ते थे, जिन्होंने आपस में लड़ के इस देश का बड़ा नुकसान कर दिया और इस्लाम यहाँ आ गया और तमाम सारी चीज़ें आपको हमेशा ये बताया गया है। लेकिन आप कृपया यह सोचिए कि इस्लाम जब 7वीं शताब्दी में उठा और आंधी की तरह चला, और जब वो मध्य एशिया पहुँच गया, जब वो स्पेन जा पहुँचा, जब 100 साल में उसने इजिप्ट को ख़त्म कर दिया, 50 साल में उसने पर्शिया को ख़त्म कर दिया और अपना धर्म लागू कर दिया, और उसको लेकिन भारत आने में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होने तक 700 से लेकर यहाँ तक 600 साल, या जो दाहिर पर हमला हुआ 300 साढ़े 300 साल ही हम अगर मान लें, इतना समय क्यों लग गया और क्यों आज तक वो अपनी योजना में सफल नहीं हुए? किसी ने ये बताया कि वो जो 500 वर्ष, जो 600 वर्ष आपको रोक के, इस्लाम को रोक के रखा गया, वो कौन लोग थे? वो इन्हीं गुर्जरों ने रोका, इन्हीं प्रतिहारों ने रोका, इन्हीं चंदेलों ने रोका, इन्हीं चोलों ने रोका, इन्हीं राष्ट्रकूटों ने रोका। ये कौन बताएगा? ये तो बताया गया कि राणा प्रताप हारे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि राणा प्रताप ने अंत समय तक अपने वो ज़मीन पर सोए, घास की रोटी खाई, वो सब ठीक है, लेकिन चित्तौड़ को छोड़ करके पूरा मेवाड़ जीत लिया था, ये कौन बताएगा? और ये इतिहास का वो पक्ष है जो आप अपने विवेक से निकालेंगे, जो आप अपने विवेक से देखेंगे और इस विवेक को आगे लेकर के चलेंगे और बताएंगे लोगों को। यह आपका काम है। इसके लिए आपको किसी संस्थान का, अपने जो आपकी मातृ संस्था है उसके कुछ बड़े आकर के आपसे कहें तब आप कुछ करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो ये ठीक नहीं है और तब आप प्रोएक्टिव नहीं हैं। आगे बढ़िए, इन चीज़ों पर समझिए, इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत समझिए। जैसे बार बार एक बात कही जाती है सती प्रथा की। मैं ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं बहुत समय आप बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, मेरे मन का है, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। पर छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें कही जाती हैं सती प्रथा, लेकिन कभी इसको गौर कीजिएगा और मेरी बात को कि राजा राम मोहन राय ने इसको कहा, किंतु यह बंगाल के आभिजात्य का में आई हुई एक बीमारी थी, इससे अधिक इसका प्रचार प्रसार नहीं था। बहुत इंस्टांसेस मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे उदाहरण मिलते हैं, इससे अधिक नहीं। पर इसको कौन बताएगा? इसको आप बताएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि अपने यहाँ ऐसे कार्यक्रम करिए जहाँ आपको लगता है कि हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप हमको बताइए। मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, हमारे यहाँ से लोग आएंगे। आप जहाँ करते हो, आप यहाँ पर 49 ज़िलों से आए हुए लोग हैं, आप वहाँ से आएँ, आप हमको बताइए। हम तो सब जगह जाते हैं, मैं कह दूंगा अपने गोरखपुर से लोगों से, बाकी लोग अगर आप उधर से आए हुए हैं, सब सिख बस्ती में, गोरखपुर में, पूरब से यहीं से हैं ना, आप जहाँ भी आप करते हो। लेकिन यह हमारा, हम तो डुगडुगी बजाने वाले लोग हैं। हम तो आप जो करेंगे उसको छापेंगे, हम आपकी बात को डिजिटल पर डालेंगे, इतना करेंगे। पर असल काम तो समाज में आपको करना है। और कोई भी समाज सशक्त तभी होता है जब उसके सारे अंग, सारे उपांग एक साथ चलते हैं और एक साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने समय में, आप अपने समय के साथ विश्वासघात करेंगे। थोड़ा कठोर शब्द है, लेकिन आज अब इसकी ज़रूरत है। हम रोम में नहीं रहते हैं जिसके समाज का पतन हो गया था, हम भारत में रहते हैं जो हमेशा से सहिष्णु है। यही एक शब्द है कि इसके लिए जूझ जाना चाहिए था कि हमको कट्टर कहा गया, लेकिन हम तो हमेशा के सहिष्णु हैं। अगर हम सहिष्णु ना होते तो इतने शक, इतने कुशाण, इतने हमारे यहाँ लोग आते क्यों आते हमारी इस धरती पर रहने के लिए? नदियों से भरा इतना बड़ा मैदान और दुनिया में कहाँ है? इस पर गर्व कीजिए, अपनी थाती पर गर्व कीजिए।
कीजिए, लेकिन उस गर्व को करते हुए, साइंस को पढ़ते हुए, मैथ्स को पढ़ते हुए, कॉमर्स को पढ़ते हुए, लॉ को पढ़ते हुए अपने इतिहास को ज़रूर पढ़िए और उस इतिहास में से वो तत्वबोध निकालिए। अपने को इतना 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 कहना चाहिए, एक अलर्ट कीजिए, इतना सतर्क कीजिए कि उसके जो बिटवीन द लाइन्स चीज़ें कही गई हैं उनको निकाल के आप बाहर ले आएँ। इसलिए जो भारतीय पुरातत्व है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय इतिहास है, और इनको देखने की, ये पढ़िए और इनको देखने की अपनी एक भारतीय दृष्टि विकसित कीजिए। मेरा इतना ही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आशुतोष जी भाई साहब। आपका पत्रकारिता जगत में असाधारण नाम और सम्मान है। हम आपको पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पे जितने भी समाचार हम लोग भेजते हैं आपके अखबार में प्राथमिकता पे छपते हैं, बड़े कवरेज होते हैं और हरदम सहयोग मिलता है। हमारे प्रशिक्षण के लिए आए हुए पदाधिकारियों की अपेक्षा है कि जनपद में अगर आप विद्या भारती के बारे में और हमारे कार्यक्रमों के बारे में जनपद के लोगों को सूचित कर देंगे, वहाँ पे भी कवरेज होने लगेगा तो हमारे लक्ष्य की तरफ हम बढ़ना शुरू कर देंगे। आपको ईमेल आईडी भेज दिया जाएगा, ईमेल के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। और नहीं तो भास्कर जी हैं, भास्कर जी के पास अगर सूचना आ जाएगी तो उसके बाद आगे बढ़ जाएगी तुरंत। जिले में आप संपर्क करेंगे, जिले के जो संवाद सूत्र हैं, स्थानीय प्रभारी हैं जिले में। हम लोग विद्या भारती में जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रचार विभाग के जो दायित्व हैं, जिस तरह का हम लोगों को लक्ष्य है, जिस तरीके से समाज को हमें अपने सिद्धांतों, अपनी पंचपदी शिक्षण पद्धति, अपनी भारत केंद्रित शिक्षा, जो कुछ भी हमें संदेश देना होता है, इसकी रूपरेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से प्राप्त होती है। हम लोग गौरवान्वित हैं कि आज हमारे बीच में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील अम्बेकर जी भाई साहब उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हो। ये हमारी वार्षिक बैठक है, प्रशिक्षण बैठक, और पूरे इस वर्ष की बैठक, जैसे इस वर्ष अभी ये बैठक हो रही, तो अगले वर्ष क्या कार्य करना है, क्या लक्ष्य लेना है, ये हम लोग आज से कल तक में निर्धारित करेंगे। तो अनुरोध है श्री सुनील अम्बेकर जी भाई साहब से कि हम लोगों का यथोचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हमारे उठने के बाद भी मंच भारी है, चिंता मत करिए। तो अखिलेश जी, संजय जी, नरेंद्र जी, सौरभ जी, सभी यहाँ पर विद्या भारती से जुड़े और विशेषकर प्रचार विभाग से जुड़े सभी लोगों को नमस्ते। आपका तो स्वयं मीडिया का एक बहुत लंबा अनुभव है और अपने संघ और संघ विचार के सभी संगठन के कार्यों से भी आपका बहुत नज़दीक का परिचय भी है, संबंध है, और इसलिए उन्होंने उस आत्मीयता से जो बातें हमारे सामने रखी है, मुझे लगता है कि वो अक्षरशः मतलब उसको हम लोग ग्रहण करके उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं, तो उसको वैसे कि वैसे ही ले सकते हैं, लेना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। वैसे हम सब लोग जानते ही हैं कि अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य 1925 में प्रारंभ हुआ और अब लगभग 100 वर्ष हो रहे हैं। संघ जब कार्य प्रारंभ हुआ, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि संघ के संदर्भ में कि संघ ने प्रचार की दृष्टि से क्या सोचा कि नहीं सोचा। फिर कई लोग सोचते हैं कि संघ में मतलब
शाखा करते हैं, लेकिन बौद्धिक विमर्श में ध्यान नहीं देते, या बौद्धिक विमर्श है कि नहीं है ऐसा भी कई लोग सोचते रहते हैं, और समाज में भी कई लोग ऐसा कहते रहते हैं। हमें पता है कि लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ ही विमर्श के साथ हुआ। जब संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी विभिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन में सक्रिय थे, सामाजिक राजनीतिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उन दिनों स्वाधीनता के लिए जितने प्रयास चल रहे थे, लगभग उन सारे प्रयासों में वो सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अपने स्कूल में थे तो तब भी उनका स्वाधीनता आंदोलन से संबंध था। उनका वो प्रसंग भी हमें पता है, स्कूल में वंदे मातरम का नारा उन्होंने लगाया था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व बात है, नागपुर में वही स्कूल है जो नील सिटी स्कूल, अभी उसका नाम धनोटे नगर विद्यालय हो गया है। उस स्कूल में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर एक कार्यक्रम रखा गया था, और उस कार्यक्रम में वर्तमान के जो अपने पूजनीय सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन जी, उनको आमंत्रित किया गया, और स्कूल में ये कहा कि इस अमृत महोत्सव पर हमारे उस विद्यार्थी को हम स्मरण करना चाहते हैं जिन्होंने इस स्कूल का स्वाधीनता के आंदोलन के इतिहास में नाम दर्ज कर दिया, जिनका नाम डॉक्टर मतलब उस समय के केशव हेडगेवार। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि उन दिनों वो कलकत्ता में गए, तब भी अनुशीलन समिति और पूरे क्रांतिकारी कार्यों में रहे। उन दिनों जब वो वापस नागपुर में आए तो उस समय की जो कांग्रेस थी उसमें पूरी तरह सक्रिय थे। वो विदर्भ एरिया के सेक्रेटरी, बाद जॉइंट सेक्रेटरी, बाद में सेक्रेटरी भी थे। उन दिनों नागपुर में जितने भी सामाजिक काम चलते थे, चाहे वो व्यायामशाला हो, चाहे कोई सेवा कार्य चलता हो, युवाओं की कोई मंडली हो, या विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारों के लोग हो, लगभग उन सभी से डॉक्टर जी का संबंध था। और क्योंकि वो स्कूल में उन्होंने जो आंदोलन किया था उसके कारण बालक के रूप में ही सारे उस समय के तत्कालीन जितने भी नेतागण वहाँ उपस्थित थे अलग अलग विचार के, वो सब एक बड़े मतलब आदर से उनके पास उनको देखते थे और उनका उत्साहवर्धन भी करते थे। तो उनका एक बड़ा अच्छा अलग प्रकार का एक संबंध स्थापित हुआ था। अब ये सब सक्रियता थी 1900 मतलब जब वो उन्होंने पहला सत्याग्रह करने के बाद जब जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत करने के लिए मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे, राजगोपालाचारी उपस्थित थे। मतलब ये उदाहरण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो किस तक मतलब उस समय के समाज जीवन के क्रियाकलापों में शामिल थे, ये स्पष्ट होने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसलिए उन्होंने ये सब करते करते 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वो एक राजनीतिक दल भी खोल सकते थे, कांग्रेस से अगर उनको कोई पसंद नहीं था तो अलग दल खोल सकते। उन्होंने एक सामाजिक संगठन को प्रारंभ किया। महात्मा गांधी जी जब कुछ वर्षों के बाद जब संघ शिविर देखने के लिए आए थे सेवाग्राम, मतलब आजकल नागपुर के पास वर्धा है जहाँ बापू कुटी है, वही सेवाग्राम है। तो उन दिनों उतना बड़ा आश्रम नहीं था, तो वहीं संघ का शिविर लगा हुआ था और वहीं बाजू में वो अपनी कुटी में रहते थे। देखने आए और दूसरे दिन शाम को डॉक्टर जी के साथ उनकी चर्चा हुई। उसके जो काफ़ी सारे नोट्स लिखे गए, इधर भी लिखे गए उधर भी लिखे हुए उपस्थित हैं। तो ये कई सारे प्रश्न गांधी जी ने शिविर में भी पूछे और कई सारे प्रश्न डॉक्टर जी को भी उन्होंने पूछे। मैं आज के लिए उन सब प्रश्नों में नहीं जाता हूं, लेकिन एक प्रश्न डॉक्टर जी को उन्होंने पूछा कि डॉक्टर जी आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, तो आप ये कार्य आपका अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है आपका, और तो आप ये कार्य कांग्रेस में रहकर ही क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये प्रश्न महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर हेडगेवार जी को पूछा। डॉक्टर जी ने ये कहा कि दो बातें उन्होंने कही जो आज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं प्रचार के विषय के पहले ये क्यों बता रहा हूँ ये बाद में स्पष्ट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि कांग्रेस से मेरा कोई विवाद नहीं है, लेकिन कांग्रेस केवल शुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनी है और जो भी क्रियाकलाप होते हैं केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही किए जाते हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर देश को खड़े करना है, देश को अगर खड़े करना है तो केवल राजनीतिक कार्य से ये काम पूर्ण नहीं होगा। इसके इतर भी कार्य राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के को खड़े करने के लिए करने होंगे। और इसीलिए मैंने वो कार्य कांग्रेस में रहकर संभव नहीं है, क्योंकि वहां इन सब ऐसे कार्यों के लिए कोई महत्व नहीं है। अब आप उस समय की बात को आज के प्रसंग में जोड़ भी सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि उस समय जो राजनीतिक पद्धति थी ये थी कि जो नेता और कार्यकर्ता, इसमें बड़ा मतलब अंतर था कि सब कुछ नेता के भरोसे चलता था, बाकी वॉलंटियर जिसको कहा जाता था उसका काम इतना ही था कि बस नेताजी की व्यवस्था करो और जिंदाबाद करो, ज़रूरत पड़ने पर मुर्दाबाद करो किसी की, इतना ही काम था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो सामान्य जो लोग हैं उनमें मैं शक्ति देखता हूं कि जब तक सामान्य लोग खड़े नहीं होते हैं और अपनी देश के लिए, देशभक्ति के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित काम करने के लिए वो किसी प्रसंग, घटना, किसी नेता पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते, वो उनका एक स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है, तभी देश बनता है। और इसलिए मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा खड़ा कर देना चाहता हूं, तात्कालिक काम नहीं करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं सामान्य लोगों से मैंने काम प्रारंभ किया है कि सामान्य लोगों में जो असामान्यत्व है उसको जागरूक करना है। उन्हीं को जोड़ते जोड़ते मैं ये राष्ट्र खड़ा करना चाहता हूं। इसमें समय ज़रूर लगेगा और इसलिए उन दिनों जो भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कार्य होते थे, स्वाधीनता, क्योंकि संघ की प्रतिज्ञा में भी था, और इसलिए स्वाधीनता के लिए जो भी कार्य होते थे वो कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन होते थे उसमें स्वयंसेवक सहभागी होते थे। डॉक्टर जी भी उसी में सहभागी होते थे। उनका था कि वो कार्य पर्याप्त नहीं है, ये कार्य संपूर्ण राष्ट्र खड़े करने के लिए ये कार्य भी आवश्यक है। और इसलिए उन्होंने कुछ प्रारंभ में ही कुछ बातें कही। उन दिनों ये चलता था कि नेशन इन मेकिंग प्रारंभ हो गया था कि भाई हमारा राष्ट्र अंग्रेज़ों की जो शिक्षा थी उसके कारण कुछ संभ्रम बन रहे थे और इसीलिए कुछ लोग ये मान रहे थे कि हम लोग मतलब हमारे पास वो ऊर्जा नहीं है, वो कुशलताएं नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो इस कारण से हम लोगों की ये परिस्थितियां बनी हुई है। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारा राष्ट्र पुरातन है, हमारा राष्ट्र सनातन है। मैं इसको विमर्श की, नैरेटिव की लाइन बोलता हूँ। उन्होंने उस प्रसंग में कहा 1925 में कि ये राष्ट्र पुरातन है, सनातन है, और कई लोग ये मानते थे कि इसका इतिहास जो वो गौरव करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके इतिहास गौरव करने लायक है। कई लोग ये मानते थे कि उनके बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के लोगों में इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि वो अपने खुद के परिश्रम और अपने स्वयं अपने समर्पण से इस राष्ट्र को खड़ा कर सकते हैं। एक स्वाभिमान की बात कही उन्होंने। तो संघ ने
अपने प्रारंभ से ही एक जो स्थापित विमर्श उस समय बनाया जा रहा था, स्थापित किया जा रहा था, उसको उन्होंने चुनौती दी, प्रारंभ में ही दी। इसलिए संघ का कार्य ही एक उचित विमर्श को स्थापित करने के साथ ही प्रारंभ हुआ था। और ये बात निश्चित रूप से है कि हमारा कार्य प्रारंभ में जब शुरू हुआ तो वो बिल्कुल व्यक्ति निर्माण पर ही निर्भर था या उसी पर फोकस था, क्योंकि और व्यक्ति निर्माण का जो हमारा कार्य था संघ का, उस कार्य के लिए हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति निर्माण का कार्य तो हमारा सिंपल है, मैन टू मैन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा और वो उसको समझाएगा, उसी पद्धति से अपना कार्य हो रहा था। आज भी अपना संघ का व्यक्ति निर्माण का जो भी कार्य है, या अपने संगठन में भी जो हम व्यक्ति निर्माण का कार्य करते हैं, जो हमारा मूल कार्य था, उस कार्य के लिए हमें प्रचार प्रसिद्धि की कोई जरूरत नहीं है। वो मूल कार्य छोड़ना भी नहीं है, वो मूल कार्य करते ही रहना है, वो महत्वपूर्ण है और उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन समाज में जो संघ के प्रारंभ से जो विमर्श की बात उठाई गई, वो मुद्दे ऐसे थे कि जिन पर एक तरफ पूरी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब पूरी सरकार, पूरी शिक्षा पद्धति, पूरा इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग उस तरीके से हमारे दिमागों में ये भ्रम को स्थापित करने का प्रयास में लगे हुए थे। स्वाधीनता के पश्चात 48 में इस बात पर पहल संघ ने प्रारंभ की। कई सारे संगठन प्रारंभ हुए जिन्होंने उस क्षेत्र की जो व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं पर अपने विचार व्यक्त करना और उनमें बदलाव करने की पहल की। कई संगठन एक के बाद एक बनते चले गए और वही समय था 48 का, जिस समय हिंदुस्तान समाचार नाम की एजेंसी बनाई गई, पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, राष्ट्रधर्म, दक्षिण में केसरी होगा या विवेक होगा, तरुण भारत होगा, मतलब स्वदेश होगा। तो एक तरीके से हमारे कई सारे पब्लिकेशंस होंगे, बुक पब्लिकेशन, पुस्तकों के पब्लिकेशन, ये सारे हमारे अपने विचार के प्रसार और प्रचार की दृष्टि से किए हुए प्रयास थे। और जैसे जैसे ये प्रयास अपने बढ़ते भी चले गए, समाज में अपने पूजनीय सरसंघचालक, पहले डॉक्टर जी, बाद में श्री गुरु जी, बाद में बाला साहेब देवव्रत जी, ये सारे लोग लगातार इन विषयों को अपने उद्बोधनों में बोलते भी रहते थे, जिनको समय समय पर प्रचार माध्यमों में प्रसिद्धि भी मिलती थी। अपने साहित्य का प्रचार करने की भी विधि चलती थी, समाचारों की समीक्षा, लेटर्स टू एडिटर, ये सारे कार्य अपने संघ शिक्षा वर्गों में भी लगातार चलते रहते थे। और तब तक 70 के आते आते अपने जो सारे संगठन हैं, बिल्कुल विद्या भारती सहित, ये सारे आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे इन सब का भी एक विस्तार होने लगा। और उस क्षेत्र के बारे में, जिस क्षेत्र में वो संगठन काम कर रहे हैं, वो भी इसके बारे में जानने लग गए, समझने लग गए, उन पर अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देने लग गए। और इसीलिए बिल्कुल निश्चित रूप से समाज में जो बहस चल रही थी और देश में जैसे आपातकाल आया, तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, इस बारे में एक लंबी बहस हुई, जिसमें अपने सारे स्वयंसेवकों ने, अलग अलग सारे संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज जितने भी लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह की बातें करते रहते हैं, उनको ये बोलने का भी इसलिए अधिकार मिल रहा है क्योंकि उस समय इस देश में लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहे, इसके लिए स्वयंसेवकों ने, अपने सारे संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस कारण से आज ये परिस्थिति में हम लोग उपस्थित हैं। तो इसलिए ये सारे जो
विचार 70 के बाद और उसके पहले भी देश में समय समय पर अलग अलग विषयों को हम लोग उठाते रहे। जैसे कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, कि भारत की एकात्मता सांस्कृतिक है। श्री गुरुजी लगातार इस विषय पर बोलते थे कि राष्ट्र की कल्पना क्या है। इस विषय को हमने बिल्कुल समाज के सामने सतत रूप में लाया। भारत की एकता संस्कृति पर आधारित है। संस्कृति क्या है? संस्कृति मतलब हमारा केवल वेशभूषा नहीं है, तो संस्कृति मतलब एक भाव है। हम अपने रिश्तों को कैसे समझते हैं, उनको कैसे विकसित करते हैं, उनके आधार पर हमारा व्यवहार कैसा रहता है, वो हमारी संस्कृति है। तो इन सब बातों को लगातार समाज के सामने रखने का अपना प्रयास चलता रहा, और इसलिए प्रचार और प्रसार का कार्य हम सतत रूप से विभिन्न प्रकार के माध्यमों से करते ही रहे। निश्चित रूप से जो 80 के बाद प्रिंट मीडिया में और लगभग 90 के 80-85 के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया जब, और बाद में फिर चैनल्स भी आ गए, फिर धीरे धीरे टेलीफोन की क्रांति जो हुई, तो जब से टीवी चैनल्स वगैरह जब से आए तो ये पूरा माध्यम का स्वरूप भी काफ़ी बदल गया, और काफ़ी उसका स्वरूप एक बहुत ही व्यापक ऐसा हो गया। और अब आज जब हम इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में से आ गए, इंटरनेट की दुनिया में आ गए, तो इसका स्वरूप और ही प्रकार से बदल गया, जिसकी शायद चर्चा आप लोगों ने की होगी या शायद इसमें करने वाले होंगे आप। वो चर्चा करेंगे आप लोग, मतलब, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुद्दा ये आता है कि अब हम लोगों का काम ही सतत विमर्श का है, और जहाँ एक तरफ कुछ ही लोग एक तरफा विमर्श अपने देश में चल रहा था कि भाई भारत क्या है, तो भारत में राष्ट्रीय मतलब हिंदू मुस्लिम सब मिला के मतलब राष्ट्रीय होता है। हमने कहा कि नहीं भाई, इस भारत की जो सनातन परंपरा है, यहाँ का जो हिंदुत्व का जो तत्व है, ये जो हमारी संस्कृति है, वो इस देश की पहचान है। गंगा यमुना मिलकर भी गंगा आगे बढ़ती है, वो इस देश की पहचान है। हमने ये कहा कि भाई देश, सेकुलरिज्म की आपकी व्याख्या अलग है, सेकुलरिज्म की बात यहाँ उस तरीके से नहीं लागू होती, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग है जिसमें इस सेकुलरिज्म का जन्म हुआ। भारत तो पहले से ही है कि आप अलग अलग मार्ग से भगवान की पूजा कर सकते हैं, और इसलिए जब फिर हिंदुत्व के बारे में और एक विषय आया कि जाति जाति में बांटा हुआ समाज मतलब हिंदू है, मतलब जो समाज के साथ इस तरीके से व्यवहार करता है वो मतलब हिंदू और हिंदुत्व है, या हिंदुओं का धर्मशास्त्र है। तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना से ही हम लोगों ने इसको चैलेंज किया कि नहीं भाई, हिंदवा सोदरा सर्वे, कि भाई सब हम लोग एक ही हैं, न हिंदू पति तो भवेत। हम सबको पता है कि कैसे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, सारे संत आए, और वो सारा एक लंबा प्रयास प्रारंभ हुआ। हमने चैलेंज किया कि नहीं, हिंदुत्व का मतलब समता होता है, समरसता होता है, और एक ऐसा समाज जिसमें कोई भेद नहीं होता, जो एक दूसरे की चिंता करता है। एक विमर्श चलता था कि यहाँ हिंदू तो किसी की चिंता नहीं करते हैं, मिशनरी आके यहाँ सेवा काम करते, शिक्षा देते हैं, वो तो देखो काम करते, बाकी हिंदू तो नहीं करते। ऐसा अपने संघ विचार के लोगों ने, स्वयंसेवकों ने इसको चैलेंज को लिया। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आज विद्या भारती जैसे संस्था ने इस एक विमर्श को अपने कार्य से निश्चित इस विमर्श को चुनौती जरूर दी है, और इस चुनौती को देखा देखी अपने विमर्श क्या होता है, विमर्श एक दिन में स्थापित नहीं होता, विमर्श ये बहुत सतत करने की प्रक्रिया है। और इसलिए सतत रूप से ये कार्य करते करते अब हिंदू समाज में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए, मठ मंदिर महाराज बहुत सारे लोग आ गए ऐसे, जिन्होंने एक से बढ़कर एक शिक्षा क्षेत्र में ऐसे स्कूल लेकर आए हैं कि देश में ऐसा एक वातावरण बना
कि ये जो एक स्थापित था और बहुत सारे हमारे समाज के लोग ही इस बात को मानते थे, उसको चुनौती मिल गई। एक बात मानी जाती थी कि भाई जो सेवा काम है वही करते हैं। अपने स्वयंसेवकों ने सेवा काम प्रारंभ किए, विद्या भारती ने भी सेवा काम किए, बहुत सारी संस्थाएं थी, सेवा भारती, बहुत सारे सेवा काम हुए। और 89 में डॉक्टर जी के जन्म शताब्दी के समय से तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रारंभ किया गया। अब इस बार जब कोरोना का सारा संकट आया तो जिस तरीके से सारे कार्य हुए, मुझे लगता है कि मिशनरियों के सेवा कार्य के किसी को स्मरण भी नहीं हुआ। पूरे देश को ये देखा देश ने कि पूरा हिंदू समाज किस तरीके से सारी संस्थाएं एक के बाद एक खड़े होकर समाज की चिंता कर रही है। तो विमर्श जो होते हैं धीरे धीरे सतत रूप से ये कार्य होने से होते हैं, लेकिन ये सतत वाला जो कार्य है वो होते रहना चाहिए। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, तो उसमें कुछ सेकंड्स में 24 फिल्में जाती है, तब आपको लगता है कि मोशन पिक्चर है। क्यों जी, कितनी जाती है? 24 एक सेकंड में, ठीक है ना। ये तो मीडिया हाउस के गुरुजी है ना, मीडिया स्कूल के, तो एक सेकंड में 24 फिल्में जाती है। जब जाती है तब वो हमें लगता है कि ये मोशन है, हमें लगता है ये मोशन फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है। तो नैरेटिव भी ऐसा ही है। आपके छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते, जैसा भाई साहब उल्लेख कर रहे थे अखिलेश जी, वो छोटे छोटे कार्यक्रमों की जो स्मृतियां बनती है लोगों के दिमाग में, जब साल 2 साल वो सारी स्मृतियां जब एक साथ चलती रहती है उनके दिमाग में, तब उनके मन में एक विमर्श बनता है, एक पिक्चर बनता है पूरा कि नहीं भाई कार्य अच्छा हो रहा है। एक कार्यक्रम से कोई नहीं बोलता कि कार्य अच्छा चल रहा है या कार्य अच्छा होना चाहिए या ये सही काम चल रहा है। विद्या भारती की स्कूल मदरसा जैसी नहीं है। ये अच्छे संस्कार देती है, देशभक्त बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, लोगों के लिए सेवाव्रत करने वाला और वीर रस देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाला युवक और युवती बनाने का, गढ़ने का काम विद्या भारती स्कूल करती है। ये हम लोगों का विमर्श है। अब ये स्थापित होने के लिए भी लगातार, जैसा उल्लेख कर रहे थे, हमारी छोटी मोटी गतिविधियों का सही तरीके से प्रसारण होना चाहिए। हमें अपनी स्कूल अच्छी चलाने के लिए, अपने विद्यार्थियों को संस्कार देने के लिए प्रसार की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। संघ की शाखा चलाने के लिए, संघ की शाखा में स्वयंसेवक बनाने के लिए हमें प्रसार प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। लेकिन समाज में जो विचार है, विमर्श है, उसको सही दिशा देने के लिए और हमारे कार्यों के बारे में भी, हमारे विचारों के बारे में एक सही अनुभूति स्थापित करने के लिए इन बातों की आवश्यकता है। और इसलिए अपनी मर्यादाएं जो है उसमें रहकर, अपनी जो विचार, अपनी जो प्रक्रिया रीति नीति है उसमें रहकर भी हम उचित ढंग से इन बातों के बारे में योजना कर सकते हैं और एक संयमित रूप से रहकर भी व्यक्ति की प्रसिद्धि नहीं, परंतु विचार और कार्य की प्रसिद्धि कैसे हो इसकी हम ठीक से योजना बना सकते हैं। और इसलिए अगर ये बात धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से जाती है, जैसे एक बार गया कि भाई विद्या भारती के विद्यार्थियों ने अच्छा काम किया, एक बार गया कि विद्या भारती के विद्यार्थी मेरिट कैसे आते हैं, एक बार आया कि विद्या भारती के शिक्षक कैसे होते हैं, एक बार आया कि विद्या भारती का दिनक्रम कैसा होता है, दिन भर का कैसे स्कूल में विद्यार्थियों से संपर्क किया जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये सब बातें समाज के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब समाज में हर व्यक्ति के मन में ये आ रहा है कि शिक्षा केवल अच्छी वो नहीं तो अपना बच्चे भी अच्छे बनने चाहिए। बीच में 25-30 साल ऐसे निकल गए समाज में कि समाज ने इसकी चिंता नहीं की। लोग सोचते थे बस अच्छी स्कूल में डाल दो, जहाँ से कुछ बन जाए, वो करियर बन जाए, बस खत्म। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक पीढ़ी का काल बीत गया, 25-30 साल का, 40 साल का, तो धीरे धीरे इस बात की समीक्षा और चिंता समाज में बढ़ गई है
कंपैरिजन हो रहा है कि भाई अच्छा कौन। अब यहां हम लोगों का रोल आता है विद्या भारती का। इस समय हमारे लिए पास एक स्टोरी है बताने के लिए कि एक बुद्धिमान, अच्छा, कुशल, परीक्षा में अच्छे मार्क लाने वाला विद्यार्थी भी एक सुशील, संस्कारी और देश के लिए वीर रस के साथ भरा हुआ कैसे हो सकता है, उसको कैसे गढ़ा जाता है, गढ़ने की प्रक्रिया क्या है। और पूरा केवल हम स्कूल में क्योंकि हमें पता है कि हम अपने केवल विद्या भारती स्कूल से देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आज नहीं, हम इससे 4 गुना भी हो जाए तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज तो इतना बड़ा होता है, व्यापक, कोई भी एक संगठन उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, संघ भी नहीं कर सकता। हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई देखो, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, लाखों लोगों ने ऐसा कर लिया, ऐसा हो गया, तब समाज भी हिम्मत करता है, उसकी प्राथमिकता बनती है और धीरे धीरे पूरा समाज ही वो करना चाहता है। हमारा संघ कार्य क्या है, हमारा विद्या भारती का कार्य क्या है? ये तो हमने एक पूरी समाज में एक व्यवस्था खड़ी की है, लेकिन हम चाहते क्या हैं? हम चाहते कि जो हम इतनी बड़ी मेहनत कस के हम ये व्यवस्था बना रहे हैं, ये धीरे धीरे पूरे समाज की अपनी सहज व्यवस्था हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर वेदों में कहा गया कि भाई सब मनुष्यों में भगवान देखना चाहिए, अपने में नहीं, जो दूसरे आते उनमें भी देखना चाहिए, सब में है। अब वो तत्व हमारे यहाँ चला गया नीचे कि भाई अतिथि भी अगर आता है तो उसकी भी चिंता करो, वो देवो भव है। अब आप कहीं सुदूर जंगल के किसी गांव में, किसी घर में चले जाओ, जिनको आजकल की भाषा में हम अनपढ़ गंवार कहते हैं, वहाँ भी आपको शहर से भी ज़्यादा अच्छा ये भाव दिखेगा। अब ये इसके लिए तो हमने कोई प्रशिक्षण वर्ग नहीं लगाया, तो ये परंपरा, ये हजारों वर्ष ये प्रयास करते करते समाज की परंपरा बन गई। जिन अच्छाइयों की बात हम स्कूल में अब कर रहे हैं, संघ में कर रहे हैं, हमारा कार्य तब पूरा माना जाएगा जब समाज में वो सहज परंपरा बन जाएगी। इसके लिए एक तरफ हम लोग अपना प्रयास बहुत अच्छा करें, दूसरी तरफ अब वो प्रयास इस स्तर पर आ गया है कि वो प्रयास क्या चल रहे, कैसे चल रहे, ये समाज को पता होना चाहिए। और समाज को पता होने से समाज भी उस पर सकारात्मक विचार करेगा। अब समाज भी उस स्तर तक आया है, हम देख रहे हैं अपने सारे कार्यों में, जितने भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, अपने जितने संगठन हैं, आप विद्या भारती में भी अनुभव कर रहे होंगे कि समाज में अच्छे कार्य करने की एक उत्सुकता बनी है, एक उत्साह बना है। समाज में देखिए, जितने छोटे छोटे मंदिर थे उनमें भी उत्साह आया है, जितनी छोटी छोटी संस्थाएं थी सामाजिक, उनमें भी उत्साह आया है। ये लक्षण है कि बातें कुछ सही दिशा में जा रही है। और इसलिए इस समय ये बातें समाज के सामने उनका उत्साह ही बढ़ाएगी कि भाई हम अकेले नहीं हैं, समाज में ऐसी संस्थाएं हैं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से 30 वर्षों से 50 वर्षों से ये कार्य किया, और उन्होंने केवल 2-4 स्कूलें नहीं चलाई, तो इन्होंने इतना बड़ा एक व्यापक प्रसारित कर दिया। अब मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अब ये एनसीएफ बन रहा है, करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है, तो उसमें अपने विद्या भारती के भी कुछ लोग लगे हैं, समाज जीवन के बाकी लोग भी लगे हुए हैं। कई सारे एनजीओज को बुलाया जाता है कि आपके स्कूल के एक्सपीरियंसेस बताइए और आपका मॉडल बताइए, तो कई सारे बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, अच्छा मॉडल लेकर आते हैं, बताते कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो स्पेसिफिक बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा जनरल उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कार्य चल रहा है तो स्पेसिफिक बताना उचित नहीं होगा। तो हुआ ये कि जो प्रमुख कई लोग थे वो बड़े इम्प्रेस थे ऐसे संस्थाओं के देखकर, वो संस्था वाले भी उसी तरीके से बता रहे थे।
बाद में अपने कार्य के बारे में भी उनके सामने विषय गया। वो जानते नहीं थे इसके बारे में, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो 1-2 स्कूल के मॉडल थे, ये तो आपने और 2-4 साल का ही मॉडल है उनका, आपने तो पिछले 25 साल में देश के हर प्रांत में, हर कोने में इसका एक्सपेरिमेंट कर दिया है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और इसीलिए फिर वो विजिट किए, देखे, तब उनको लगा कि बाप रे। अब उन्होंने कहा कि ये तो पूरा वैसा का वैसा ही पूरे समाज के लिए लागू होना चाहिए मेन सिस्टम में। अगर हमारी बात सही तरीके से जाती है तो हमें किसी को ठोक पीट करके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसीलिए अब ये समय है कि हमारी बात समाज में जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि केवल हम ही स्कूल ऐसा चलाए नहीं, हमारा कोई ट्रेड सीक्रेट अलग से है जिसका पेटेंट हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। तो हमारे जैसा जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो अनुभूतियां हमने ली, जिन अनुभूतियों के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाले, उन अनुभूतियों को समझकर उनको फिर से जीरो से प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। देश की सारी निजी, सरकारी, कई सारी स्कूलें हमारे जो अनुभव है उन अनुभवों को हम उनके साथ बांटते हैं तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और समाज में अगर इसके बारे में जागृति आती है तो पूरे समाज में एक वातावरण बनेगा कि आप कौन से दल के हो, आप कौन सी विचारधारा के हो, कुछ भी रहो, लेकिन विद्यार्थियों को तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। यानी हमारा जो उद्देश्य है कि शिक्षा के बारे में राजनीति न हो, सरकारें बदलते ही शिक्षा न बदली जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति अगर होनी है तो समाज में ऐसी शिक्षा के प्रति एक वैसा आकर्षण और वैसी एक निष्ठा बनना आवश्यक है। अगर समाज ने कह दिया कि नहीं भाई यही ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल आ जाए वो बोलेंगे, वो बढ़ चढ़ कर बोलेंगे कि हम इसी को लागू करेंगे। क्योंकि राजनीतिक दल तो लोक इच्छा पर चलते हैं। राजनीतिक दल तो देखेंगे, अभी राम जन्मभूमि का देख रहे हैं आप, एक समय था राम है कि नहीं पूछ रहे थे, वहाँ टॉयलेट बनाओ बोल रहे थे। अभी हमारी छत्तीसगढ़ वाली सरकार जो है वो तो राम वनपथ गमन यात्रा निकाल रही है। दिल्ली में वो हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा लेकर। तो क्या होता है कि समाज में अगर किसी विषय में एक बात पक्की हो जाती है, समाज मन बन जाता है कि नहीं भाई अब ये सही है, तो फिर कोई इसमें गड़बड़ नहीं होती है, कोई कुछ नहीं करता है। और इसीलिए आज हम देश की शिक्षा को जो बदलना चाहते हैं, एक अच्छी दिशा में शिक्षा को ले जाना चाहते हैं, जिस पर हमने इतने वर्षों से अपना प्रयोग किया है, अब ये समय है कि हम इस प्रयोगों को, अपने अनुभूतियों को एक मानवीय, हमें कोई संख्या हर बार बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है संख्या कितनी बार पढ़ेंगे लोग, ये भी कितनी बार संख्या छापेंगे। हाँ, लेकिन एक एक शिक्षक की कहानी, एक एक विद्यार्थी की कहानी, जहाँ से हम बिल्कुल नीचे से उठाकर कहाँ समाज में जो सुधार कर रहे, परिवर्तन ला रहे, वो कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूरे समाज की रुचि है और पूरा समाज इसको सुनना और समझना चाहता है। तो मेरा विचार ये है आप लोगों को कि आप लोग सोशल मीडिया में जाओ, मीडिया में जाइए, जहाँ भी जाइए, आप इस बात पर ध्यान रखिए कि आप लोग जैसी कुछ प्रेरणादायी कथाएं अपने सुबह के सत्र में बताते हैं लोगों को, ये कथाएं अब समाज भी सुनना चाहता है। और मुझे लगता है विद्या भारती के पास तो हर स्कूल की कितनी कहानियाँ होगी ऐसी जो जिससे पूरा समाज प्रेरणा ले सकता है, जो रोचक भी होगी, जो प्रेरक भी होगी और जो सच्ची कहानियाँ भी होगी, जो समाज को जोड़ने वाली होगी, वो देशभक्ति की प्रतीक होगी, वो सामाजिक समरसता की कहानी होगी, वो मनुष्य के संबंध और प्रेम की कहानी होगी। तो वो मुझे लगता है समर्पण की कहानी है। बहुत सारे लोगों ने समर्पण किया तब ये सारा कार्य करा हुआ है। तो ये सारे विषय उस तरीके से मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रस्तुत करने की अपनी विधि बनाना आवश्यक है। इसलिए हम अपनी रीति नीति में रहकर भी, अपनी पद्धति में रहकर भी हम लोग इन सारी बातों को समाज के सामने ले जा सकते हैं। इसके बारे में क्या कुछ बोलो? हाँ, इसके बारे में हम लोगों को अपनी निश्चित रूप से कोई जो अपनी पद्धति है उसको हम लोगों को विकसित कर लेना चाहिए।
मुझे लगता है कि इस वर्ग में आप इस बात पर भी विचार कर ही रहे होंगे कि अपनी आगे की योजना और अपनी रणनीति क्या होगी, नीति क्या होगी। तो इस पर अगर सही तरीके से बन जाता है तो आज के समय में हमारे देश में, मुझे वो आंकड़े बताने की ज़रूरत नहीं, कितने लोग मतलब आज क्योंकि मोबाइल के आने के कारण चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल, पोर्टल, सोशल, सारी चीज़ें लोग देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। और अगर आपकी बात सही लगी तो उसको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने वाले क्रिएटिव लोगों भी सामने आ गए, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध है बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। और इसलिए सारी चीज़ हमें ही नहीं करना है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ब्लॉग लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं, जो लोग सोशल मीडिया में अपने पेजेस पर कुछ लिखते हैं। कई लोग हैं कि जो यूट्यूब पे अपने छोटे छोटे वीडियो बना के डालते हैं और जिनको लाखों लोग देखते हैं। समाज में ऐसे बहुत प्रभावी लोग हैं। मीडिया के लोग भी टीवी पर शो करते हैं, पेपर्स के लोग ऐसे विषयों पर बहुत सकारात्मक चीज़ें निकालने का भी आजकल बहुत सारा चलन प्रिंट मीडिया में भी आ गया है। तो हमें सारा कंटेंट हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमें अपनी तरफ से, विद्या भारती की तरफ से देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसी सूचनाओं को अगर ठीक तरीके से जगह पर देते हैं, जानकारियों को ठीक तरीके से अगर शेयर करते हैं, उसकी अपनी विधि बना लेते, अपने अपने प्रांत में सूत्र बना लेते ताकि कोई भी रैंडम तरीके से न करे, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब इन सब बातों को प्रसारित कर सकते हैं अपनी पद्धति से। तो इस पर बिना संकोच अपनी पद्धति मुझे लगता है हम लोग को बना लेनी चाहिए। और रही एक छोटी सी दूसरी बात, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे अब हम जो बातें कहते थे वो बातें धीरे धीरे समाज में स्थापित भी हो रही हैं। मतलब जिसको नैरेटिव बोलते हैं, जैसे मैंने राम मंदिर के भगवान राम के बारे में बताया। हम लोग कहते थे कि भाई, मतलब ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आसाम में घुसपैठी आए, लोग कहते थे, वहाँ प्रचारित ये होता था कि सारे ही घुसपैठी हैं, जो बाहर से आए, हिंदी भाषी आए, बंगाली आए, सारे एक साथ करते थे। हमने कहा नहीं भाई, शरणार्थी कौन है, घुसपैठी कौन है, देश अपना एक है। तो देश भर से आए लोग अलग हैं, 3 कैटेगरी अलग अलग है। शरणार्थी और देश भर से लोग आए, उनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आते आते बहुत समय लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन हम ज़मीन पर काम करते रहे, अपनी बात बोलते रहे। अभी बंगाल में पूरी तरह समझ में आया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आसाम और नॉर्थ ईस्ट में तो ये बात समझ में आ गई कि अपने कौन है और घुसपैठी कौन है। तो अगर हम कोई विषय को बार बार सतत रूप से ले जाते हैं, हमने कितने अभियान किए होंगे, कितनी सभाएं हुई होंगी, कितने पत्रक बने होंगे, कितने अभियान चले होंगे। नॉर्थ ईस्ट में लोग मानते थे और देश भर में मानते थे कि वो नॉर्थ ईस्ट अलग है और ये अलग है। मुझे लगता है कि विद्या भारती से लेकर अपने सारे संगठन इतने लंबे समय तक ये काम किए कि नहीं, ये एक ही है, हमारी संस्कृति एक ही है। करते करते बहुत सारी यात्राएं निकली, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जाना हुआ, कितनी सारी चीज़ें हुई होगी। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हम अलग नहीं है। देश में भी समझ में आ रहा है, वहाँ भी समझ में आ रहा है और इसका प्रभाव हो रहा है। उसके कारण धीरे धीरे वहाँ जितने भी अलगाव की बातें थी, हिंसक आंदोलन थे, वो सारे ठंडे होते जा रहे हैं। वो अपने आप केवल बंदूक से ठंडे नहीं हो रहे, वो बिल्कुल निश्चित रूप से भाव बदल रहा है। और इस कारण से फिर जब भाव बदलता है तो बदलता है। लोगों को पता नहीं था कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में मणिपुर में क्या आंदोलन हुआ था, किसी को पता नहीं था, वहाँ भी नहीं पता था। अभी मिला है कि वहाँ के राजा और उन्होंने जो संघर्ष किया था ब्रिटिशों के साथ अपने धर्म और अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, और वो मणिपुर की नहीं, भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो इसलिए उनको 23 लोगों को उठा के मणिपुर से उठाकर अंडमान के जेल में भेज दिया गया था।
बाद में आखिरी के समय में राजा को भारत में आने का मौका दिया मणिपुर छोड़कर, तो वो वृंदावन मथुरा आए थे क्योंकि कृष्ण भक्त लोग हैं। अब ये बात देश में पता नहीं थी, अब धीरे धीरे वहाँ भी पता हुई, यहाँ भी पता हुई, तो धीरे धीरे वहाँ पूरा वातावरण बदल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जिनको अपन संघ विचार के नाते हम लोगों ने उठाया और धीरे 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 वो बातें स्थापित होना प्रारंभ हो गया। ऐसे एक बहुत लंबी चौड़ी विषयों की सूची है कि जिनको हम लोग समझना है। दूसरा क्या बात है कि अभी और एक बात है कि लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। एक होता है ना कि हम लोग कई कहानी में देखते हैं कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और मेरा आपसे कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, तो मैं आपके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तो हमारे देश में कई लोगों की ऐसी स्थिति थी कि वो भारत के बारे में ज़्यादा कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। बोले ये फालतू की इतिहास की बातें मत करो, आगे की बात बताओ। ऐसा ही बहुत सारे विद्वान लोग यही बोलते थे, सामान्य लोगों में यही बात चलती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग तो भारत माता की जय वाले थे। हम लोगों ने धीरे धीरे भारत के इतिहास के बारे में, गौरव के बारे में, विशेषताओं के बारे में धीरे धीरे विषय हम उठाते रहे, चलाते रहे। अब ऐसा एक इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे लोगों के अंदर आया है, तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और इसलिए अब ये ऐसा समय है कि आप भारत की कथा बताओ। विदेश में जो पढ़ने गए हैं वो विद्यार्थी भी भारत के बारे में जानना चाहते हैं। ये विश्व में भी लोग उनको भारत की बात पूछ रहे हैं। भारत से जो भी जाता है उसको लोग पूछते हैं, अरे आप तो भारत से, आपको तो योग आता ही होगा। अब ये बेचारे हो जाते, इनको तो पता ही नहीं है योग के बारे में कुछ। अब ये उत्सुकता जागृत हो रही है। धीरे धीरे भारत के बारे में जैसा लोगों को परिचय हो रहा है, तो विश्व में उत्सुकता जागृत हो रही, भारत के लोगों में भी एक उत्सुकता भारत के बारे में जागृत हुई है। और इसलिए भारत के बारे में सुनने के लिए वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम लोग, मतलब विद्या भारती के लोग भी, क्योंकि ये तो स्कूलों में हमेशा पढ़ाते रहे बच्चों को, तो लोग हमसे भारत के बारे में जानना चाह रहे हैं, भारत की सही कहानी हमसे सुनना चाह रहे हैं। और इसलिए ये और एक काम मुझे लगता है कि विद्या भारती के लोगों के लिए है, क्योंकि ये प्रश्न आता है विद्या भारती का क्या बताएंगे हम, मीडिया में क्या लेके जाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को। तो जो भारत की कहानी हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, वो भारत की कहानी अब पूरा भारत सुनना चाहता है। केवल आपके स्कूल के बच्चे नहीं, उनके अभिभावक भी सुनना चाहते हैं, पूरा समाज, पूरा देश सुनना चाहता है। इसलिए आप लोगों के लिए वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको आप अपने प्रचार के माध्यम से प्रचारित कर सकते हैं। इसलिए विद्या भारती की स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है शिवाजी के बारे में, इतिहास के बारे में, लाचित बरफुकन के बारे में, ये भी अपने आप में समाचार है, ये भी समाचार है। और इसीलिए हम लोग इसमें, तो मुझे लगता है कि हमारी रीति नीति में बैठता ही है। आप अगर वार्तालाप में वहाँ के पत्रकारों को विद्या भारती में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में समय समय पर नई जानकारियाँ देते रहेंगे, उनके लिए वो भी एक समाचार है बहुत बड़ा। क्यों भाई साहब? इसलिए मैं ये लिस्टिंग कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न हुआ कि रोज़ तो हम स्कूल चलाते, हम क्या बताएंगे मीडिया को। तो आप ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता सकते हैं लोगों को। एक साथ बताने की ज़रूरत नहीं, एक बार एक ही स्टोरी बताइए, चलता रहेगा। बहुत लंबी कहानी है। केवल 2000, आजकल 1000 का एपिसोड चलता है टीवी में, आप लोग तो 2000 का एपिसोड चला सकते हैं। आपके पास तो इतनी कहानियाँ हैं। तो एक तो हमारे प्रयास की कहानी, भारत की कहानी जो आप पढ़ाते वो कहानी है, और इससे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भी कहानी है। कई लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। कई जिस गांव में विद्या भारती का स्कूल चला गया, उस गांव का पूरा चित्र बदल गया। ये भी एक स्टोरी है कि विद्या भारती के पूर्व छात्र क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी वो भी प्रारंभ किया है, पूर्व छात्र। क्या पूर्व छात्र परिषद कुछ बोल रहे हैं?
परिषद कुछ बोलते हैं ना, छात्र परिषद है। हाँ, और उसका पोर्टल भी प्रारंभ किया। अब विद्या भारती के पूर्व छात्र वो क्या करते हैं, उसका बहुत सारा डाटा आपके पास है। मुझे लगता है वो भी कहानी मीडिया को प्रसारित करने लायक कहानी है कि भाई एक बालक कहाँ से आया था, वो कहाँ से गया। आप जैसे कोई शिक्षक उसके बारे में बोल सकते कि वो कैसा विद्यार्थी था, आज कहाँ पहुँच गया, आज क्या कर रहा है, और उसके जीवन में वो करियर में अच्छा है, लेकिन वो अपने जीवन में, अपने समाज, अपने जीवन में कितना अच्छा है और समाज के लिए वो कैसा काम कर रहा है। ये भी अपने आप में उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण होता है। तो इसलिए आप सब प्रचार प्रमुखों को इस पर भी अपने यहाँ की सूचियां बनानी चाहिए। इसलिए केवल मतलब पोर्टल में, सम्मेलन में बुलाया, लोगों ने आए, इतना नहीं, तो आपको बातचीत करके एक एक विद्यार्थी की ऐसी कहानी समझना, और जो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे उसको पूरा लेखन करना। आप लेखन नहीं कर सकते, आप किसी पत्रकार को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास हर एक को एक ही स्टोरी देने की ज़रूरत नहीं। आपके पास तो इतना है कि आप हर एक को अलग अलग दे सकते हैं, एक्सक्लूसिव दे सकते हैं हर एक को। तो मुझे लगता है कि ये हमारे पास जो है, अपने स्कूल के प्रयास, अपने शिक्षक और विद्यार्थियों के प्रयास, वो हम बता सकते हैं। अपने कारण समाज में हो रहे परिवर्तन, उस एरिया में वो कहानी है। हम जो भारत के बारे में पढ़ाते हैं, अपने विधि है अपने पढ़ाने की, भारत का जो इतिहास और कथा हम बताते हैं भारत की, वो है। और अपने स्कूल से निकले हुए जो विद्यार्थी है उनकी कहानी है। ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा मटेरियल है, जिसको अगर आप ठीक से प्रचार प्रमुख के नाते आप अपने अपने स्कूलों से इसको ठीक से संकलित करते हैं, तो बहुत सारी सामग्री आपके पास है, और जिसके लिए आपको आपकी स्कूल डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रीति नीति कुछ डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बहुत बड़ा समाज काम करेंगे। और आज ये आप लोगों से अपेक्षा है, मतलब ये संघ की भी अपेक्षा है आपसे, कि ये बात आप लोगों की तरफ से समाज में और अच्छे तरीके से प्रसारित होनी चाहिए। आपके प्रचार विभाग बनाने का उद्देश्य भी यही है। जो अपने यहाँ अलग अलग संगठन की अलग अलग प्रकृति है, आपके संगठन की जो प्रकृति है उसके अनुसार ये कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है, करणीय है, और आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो क्षमताएं आवश्यक हैं, उन क्षमताओं के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, उसको आप लोग अर्जित कर लें, देख लें। कई लोग पहले से जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि हमें वो पोटेंशियल है कि हम लोग इन बात को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से हम इन विषयों को समाज में ले जा सकते हैं। तो मेरे मन में जो विषय थे मैंने आपके सामने रखे। अभी 4-5 मिनट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इमीडिएटली तो पूछ सकते हैं, अन्यथा पूरा करेंगे। धन्यवाद सुनील जी भाई साहब, आपका मार्गदर्शन, आपका पाठ्य हम लोगों के लिए अविस्मरणीय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 4 प्रांत, लगभग 1000 विद्यालय और 4 लाख विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से 2000-3000 अंकों की एक कड़ी की योजना हम लोग बनाते हैं। और हम लोग इस बार की बैठक जब समाप्त करेंगे कल, तो लक्ष्य में इसे लेंगे कि विद्यार्थियों के, पूर्व छात्रों के जीवन के ऊपर, हमारे पूर्व आचार्यों के और वर्तमान आचार्य भी जो, उनके जीवन के ऊपर कि उन्होंने कैसे कार्य किया, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बिंदु जो भाई साहब ने बताया, सोशल फुटप्रिंट क्या पड़े हमारे। विद्या भारती ने 1952 में स्थापना वर्ष से लेके अब तक किस किस क्षेत्र में, किस किस जनपद में ऐसे कौन से अध्ययन अध्यापन संबंधी कार्य हमने किए जिसने समाज के ऊपर प्रभावी रूप से अपनी छाप छोड़ी, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं सोशल फुटप्रिंट, जिससे आज समाज में परिवर्तन लक्षित हो रहा है। निश्चित रूप से हम आपकी अपेक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। समय अपनी सीमा से, अपनी गति से चल रहा है। सभी आगंतुकों को जाने का समय हो चुका है। 15 मिनट के लिए चाय पान का अवकाश होगा, उसके बाद हम लोग अगले सत्र के लिए पुनः
15 मिनट बाद उपस्थित होंगे।